तो हम देख रहे हैं बिहार स्पेशल का जो हमारा नोट्स है, ठीक है ना। एरोटेरिया का जो वन शॉट सीरीज है उसी को हम अपना जो है क्लास नोट्स मानकर बिहार स्पेशल का हम ये क्लास कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका जो भी जब भी हमारा जब पूरा हो जाएगा उसको एक बार यहाँ पूरा सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है ना, रिवाइज करिएगा। उसके बाद किसी दूसरे रिसोर्स पर जा करके कुछ वैल्यू एडिशनल पॉइंट जो है उसको आप कवर करिएगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल की बात करें, देखो एंशियंट बिहार में क्या क्या पढ़ना है। तो पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाल वंश, ठीक है। देखो जो इसमें से मैक्सिमम बातें ऐसी हैं जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री में हैं वो हम मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। वो चीज़ इसमें वीडियो में रहेगा लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के टाइम पर मानव क्या था, तो मानव आकेटक और खाद्य संग्राहक, ठीक है ना। आकेटक था और खाद्य संग्राहक था किस टाइम पर, तो पाषाण काल में, ठीक है। इसके अलावा पाषाण काल, देखो पहले बात करो पाषाण काल है क्या, तो वो सब चीज़ें हमें एंशियंट हिस्ट्री में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के टाइम पर मानव जो है वो क्या था, मानव आकेटक और खाद्य संग्राहक था, ठीक है। फिर पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो बिहार में कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर और नालंदा। कहाँ से, मुंगेर और नालंदा से मिले हैं, ठीक है। क्या क्या मिला है, कुल्हारी, चाकू, खुरपी, ठीक है ना। कुल्हारी चाकू खुरपी मिला है मुंगेर और नालंदा से, जो कि पूरा पाषाण काल के अवशेष है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के टाइम पर मानव जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक तो था ही, साथ में वो पशुपालन भी सीख गया, ठीक है ना। यानी कि अब मानव जो है मध्य पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक था, आखेटक यानी कि शिकारी था, और साथ में पशुपालक भी था, ठीक है। मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था, कुत्ते को बनाया था, ठीक है ना, पता ही है। फिर मध्य पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो मिले हैं कहाँ से, मुंगेर से, ठीक है ना। दक्षिण बिहार में जो मुंगेर है वहाँ से मिले हैं। क्या चीज़ मिला है, तो तेज धार वाले जो हैं, हाँ, जो काफ़ी छोटे आकार के तेज धार वाले औजार मिले हैं, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में बड़े आकार वाले औजार थे, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे साइज के औजार मिले, इसीलिए इसको हम कहते हैं मीजोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करें नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल के टाइम पर मानव क्या था, मानव खाद्य उत्पादक हो गया, ठीक है ना। अब मानव जो है वो खाद्य संग्राहक नहीं था बल्कि खाद्य उत्पादक बन गया था, ठीक है। और पशुपालक तो वो था ही, ठीक है। और इसके अलावा नवपाषाण काल के टाइम पर ही मानव बस्ती का विकास हो, ठीक है ना। मानव जो है वो बस्ती में कब रहना शुरू किया था, तो नवपाषाण काल के टाइम पर शुरू किया था, ठीक है। फिर नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो बिहार में कहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो सारण जिले में जो चिरांद है, ठीक है ना। वैशाली जिले में चेचर है, पटना जिले में मनेर है, और रोहतास जिले में सिनवार है, ठीक है ना। इन जगहों पर हमें क्या मिले, औजार मिले हैं, ठीक है। ये औजार किसके बने थे, तो पूरा नवपाषाण काल के जो औजार थे वो पत्थर और हड्डी दोनों से मिक्स होकर बने थे, ठीक है ना। पत्थर और हड्डी दोनों से मिक्स होकर के बने थे, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, देखो हमारा जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, नवादा और जमुई में जो गुफा है वहाँ पर जो देखो कैमूर की पहाड़ी में, जमुई में, नवादा में, ये सब में कुछ गुफा हैं, और उस गुफा से हमें कुछ चित्र मिले हैं। वो चित्र भी कब के हैं, वो चित्र भी अपने नवपाषाण काल के हैं, ठीक है। फिर हम बात करें ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो ताम्रपाषाण काल जो है इसके अवशेष बिहार में कहाँ से मिले हैं, तो ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो मिले हैं चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सेनवार, ठीक है। इसको आप नोट कर दो, ठीक है। पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर देना कि ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। फिर ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्थर के तो औजार बने रहे थे, इसी के साथ साथ में जो है तांबे के औजार वगैरह भी बनने शुरू हो गए थे, इसीलिए हम कहते हैं इस काल को ताम्रपाषाण काल, ठीक है। फिर देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी ऐसा इतिहास, एक भी ऐसा साक्ष्य ऐसा नहीं है जो हमें बिहार से मिला हो, ठीक है। बिहार से कुछ मिला ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का। तो इसलिए हम बिहार के प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते ही नहीं है, हम डायरेक्ट वैदिक काल शुरू करते हैं, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल के बाद हम डायरेक्ट वैदिक काल शुरू करते हैं। तो वैदिक काल की बात करो, देखो एक मिनट, देखो वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने किया था, तो वैदिक सभ्यता की स्थापना किया था आर्यों ने, ठीक है ना। आर्यों ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का जो इतिहास है वो वेदों पर आधारित है, ठीक है। किस पर, वेदों पर आधारित है, ठीक है। फिर वैदिक सभ्यता को हम कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक है अपना पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, पूर्व वैदिक काल यानी कि जो ऋग वैदिक काल है वो है अपना 1500 ईस्वी से
1000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसको आप वीडियो में देख के ही याद कर लेना। अब देखो, जो पूर्व वैदिक काल है यानी कि जो ऋग वैदिक काल था, उसमें जो है देखो, उसमें ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुआ जो बिहार में हुआ हो। यानी कि ऋग वैदिक काल तक जो आर्य हैं वो बिहार तक आए ही नहीं थे, ठीक है ना। वो बिहार तक नहीं आए थे। वो जो जो है अपना जो सिंधु नदी, जो सिंधु घाटी वगैरह है, ठीक है ना, उसी आसपास में जो सप्त सैंधव प्रदेश है उसी क्षेत्र में रह गए थे कौन, आर्य, ठीक है। उत्तर वैदिक काल तक, सॉरी पूर्व वैदिक काल तक। जब उत्तर वैदिक काल आया उस टाइम तक जो है आर्य वो बिहार वाले क्षेत्र में आ गए थे, ठीक है ना। यानी कि जो मेरठ है, बिहार वाला क्षेत्र है, जो गंगा नदी घाटी का जो गंगा का जो तटीय क्षेत्र है, गंगा नदी घाटी, वहाँ पर आ गए थे, ठीक है। कब, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। फिर देखो, अब देखो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है ना, इसका जो पहली बार जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का जो पहली बार चर्चा किया गया है कहाँ पर किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, ठीक है ना। कब है, 800 ईसा पूर्व में रचना हुआ था किसका, शतपथ ब्राह्मण का। और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, बिहार का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है ना, बिहार का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि बिहार जिस क्षेत्र में पड़ रहा है, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का जो पहला चर्चा है वो किया गया है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, हाँ, बिहार तो नहीं बोला गया है, इसको विदेह बोला गया, ठीक है ना। यानी कि वर्तमान अभी जो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको शतपथ ब्राह्मण में, बिहार नहीं बल्कि इसको विदेह के रूप में इसका 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 चर्चा किया गया है, ठीक है। फिर विदेह जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, तिरहुत मिथिला का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। विदेह को हम मिथिला तिरहुत का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में, ठीक है ना, ये तो हो गया शतपथ ब्राह्मण। बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट प्रदेश बोला गया, ठीक है ना। ऋग्वेद में बिहार को कीकट प्रदेश बोला गया है। यानी कि कीकट का मतलब क्या होता है, कीकट का मतलब होता है अपवित्र टाइप का, ठीक है। ये सब कीकट और व्रात्य, ठीक है ना। ऋग्वेद में 2 वर्ड बोले गए हैं बिहार के बारे में, एक है अपना कीकट और दूसरा है व्रात्य, ठीक है। फिर वराह पुराण में कीकट का मतलब क्या बोला गया है, तो वराह पुराण में लिखा हुआ है कि कीकट का मतलब होता है अपवित्र प्रदेश। क्या होता है, अपवित्र प्रदेश, ठीक है। अब देखो महाजनपद काल है, ठीक है। इसमें कुछ भी हमें याद करने लायक नहीं, इतना ध्यान रखो, जो छोटे छोटे पहले कबीले थे, ठीक है ना, वो बाद में क्या हुए, जन बने, ठीक है। उनका विस्तार हुआ तो वो बने थे जनपद, और फिर उस जनपद का भी विस्तार हुआ, ठीक है ना। और वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने विकास किया, तो वो जनपद जो है वो बन गए थे महाजनपद, ठीक है। ये कब की बात है, तो महाजनपद कब बने थे, तो 600 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 600 BC में जो है महाजनपद का विकास हुआ, ठीक है। अब देखो टोटल कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, ठीक है। कौन कौन, और इन 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो 2 ग्रंथ हैं, एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है ना। कौन सा, देखो 2 ग्रंथ, एक है अपना अंगुत्तर निकाय और दूसरा है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है वो है बौद्ध ग्रंथ, जबकि भगवती सूत्र जो है वो है एक जैन ग्रंथ। और इन दोनों से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद का उदय हुआ था उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, टोटल 16 महाजनपद हैं। इसको अब यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक है, तो वहाँ से हम देखेंगे इसको, ठीक है। बाकी आपको देखना हो तो यहाँ से आप देख कर रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हमें यहाँ से 3 ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, मगध, अंग और वज्जी संघ, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, मगध, अंग और वज्जी संघ के बारे में। तो चलो यहाँ पर नहीं, इसको पीछे ही पढ़ेंगे अब। हाँ देखो, 3 महाजन, बिहार में कितने महाजनपद थे, बिहार में देखो 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो हैं उनका विस्तार बिहार क्षेत्र में हुआ था। कौन कौन से हैं, एक तो अपना मगध महाजनपद, दूसरा है अंग महाजनपद, और तीसरा है वज्जी महाजनपद, ठीक है, या फिर लिच्छवी महाजनपद, एक ही बात है। एक मिनट, देखो पहले बात करें ये कहाँ पर है, ठीक है ना। देखो इसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। देखो इसको ध्यान रखो, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, राजगृह या फिर गिरिब्रज, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, ठीक है। और अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है ना। अंग की राजधानी थी चंपा, और वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। क्या थी, वैशाली, ठीक है। मगध कहाँ पर है, तो मगध का जो विस्तार है वो पटना गया नालंदा, ठीक है ना। पटना गया और नालंदा, इन क्षेत्रों में मगध महाजनपद फैला हुआ था। फिर अंग महाजनपद कहाँ फैला था, ये फैला था भागलपुर मुंगेर में, ठीक है ना। भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। जबकि वज्जी संघ कहाँ पर फैला है, तो जहाँ पर वैशाली मुजफ्फरपुर है, ठीक है ना। वैशाली मुजफ्फरपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वज्जी संघ का विस्तार हुआ था, और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। अब बात करते हैं वज्जी संघ के बारे में बात करेंगे। देखो
वज्जी महाजनपद जो है, ठीक है ना, इसमें क्या थे अभी इतना रखते हैं, ठीक है ना। वज्जी संघ से जो है हम नेक्स्ट पार्ट में वज्जी संघ वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।